आज मैं कहता हूं कि बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों, सीपीएम वालों, तुम जरा यहाँ पर दिल पर हाथ रखकर बोलो कि टीवी का फायदा क्या तुम नहीं लेते हो? तुम क्या फ्री राशन नहीं लेते हो? तुम क्या अपनी बहन का कन्याश्री नहीं लेते हो? तुम क्या अपनी बेटी का रूपश्री नहीं लेते हो? तुम अपने बच्चों के लिए साइकिल नहीं लेते हो? तुम अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए फ्री में किताब कॉपी कलम नहीं लेते हो? फ्री में बच्चे का ड्रेस नहीं लेते हो? बोलो तो सही कि नहीं लेते हैं। अगर कुछ नहीं भी लेते हो तो फ्री का राशन तो दीदी का जरूर खाते हो। खाते है या नहीं? दीदी ये नहीं देखती है कि मैं टीएमसी वालों को लिए फायदा देती हूँ। दीदी ये देखती है कि हम अपने जनता के लिए दे रहे हैं। वो जनता बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, सीपीएम का हो, किसी भी दल का हो, दीदी सबों को मदद पहुंचाती है, सहारा पहुंचाती है। आज जब खा लेते हो तो जिसका खाते हो उसका गुण लेना चाहिए। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? जब इलेक्शन का जमाना आता है तो दीदी खराब, जब चुनाव का मामला आता है तो दीदी खराब। कभी कांग्रेस खराब बोलता है, कभी बीजेपी खराब बोलता है, कभी सीपीएम खराब बोलता है। अरे सीपीएम कांग्रेस वालों, मैं तुम लोगों से पूछता हूं भाइयों कि तुम लोग जब दीदी का लेते हो तो दीदी का कम से कम शुक्रिया दो तो अदा भी नहीं करोगे, गुण भी नहीं गाओगे। मैं आज एक सवाल खड़ा करता हूं आपको, ये एनआरसी का मुद्दा लेकर फिर जो तो बीजेपी सरकार आपको टपक रहा है बंगाल में। ये ममता बनर्जी है, कहती ये एनआरसी अपना बंद करो, मैं अपने पश्चिम बंगाल के माटी को तुम्हारे एनआरसी को आने नहीं दूंगी। मैं हूं ममता बनर्जी, जब तक जिंदा हो मैं एनआरसी यहाँ झुकने नहीं दूंगी, यहाँ पे इसको मैं इंप्लीमेंट करने नहीं दूंगी। ये ममता बनर्जी है। क्यों कहते हैं एनआरसी लगा, आप सबों को जो है तो कैंप में जाके वहां पर कैद की तरह रहना होगा। आपका घर रहते हुए, आपका जायदाद रहते हुए, आपका प्रॉपर्टी रहते हुए भी आपका कुछ नहीं रहेगा। आपका अगर नाम एनआरसी में आया तो कैदी बन के रहना होगा, वहां पर खटना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। वो दिन याद करो दोस्तों, जब आसाम में ये एनआरसी लगा था, आप लोग टीवी में देखते होंगे, मोबाइल में देखते होंगे कि बेटा एनआरसी में फंसा है, माँ खाना बना के लेके जाती है, वो खाना नहीं दे सकती है, बेटा ये जुल्म देखकर अपने आप को फांसी में लगा देता है। कितने बच्चे हमारे खुदकुशी कर लिए हैं। तो आसाम में लगा, वहां भी आवाज ममता दीदी ने उठाया। बंगाल में आने के लिए यही अमित शाह बोलता है कि दीदी तुम आसाम की आवाज उठाते हो, अरे बंगाल में हमको मजबूत होने दो, 2-4 एमपी जीत के आने दो, फिर तुम देखोगे बंगाल में हमें आपसे घुसा के हम क्या करते हैं, माइनॉरिटी को क्या करते हैं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्या करते हैं। यही बात मैं कहता हूं दोस्तों कि आप समझने की कोशिश करो कि माइनॉरिटी के खिलाफ में अगर कोई आवाज उठाती है तो वो ममता बनर्जी, ना कोई कांग्रेस का नेता उठाया है, ना कोई सीपीएम का नेता उठाया, सिर्फ वोट के टाइम में वोट मांगने आ जाता है। दोस्तों मैं ये कहता हूं दोस्तों कि जब भी वो लोग अगर आए तो उससे सवाल करना कि आप एनआरसी से बचा सकते हो? ना दिल्ली में तुम हो, ना राज्य में तुम हो, तुम्हारे को शक्ति नहीं है, फिर वोट हमसे मांगने क्यों आते हो? क्या सहारा दोगे तुम हमें? तो दीदी सहारा देने के लिए खड़ी है। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे दोस्तों कि इस बार भूल मत करना, अपने वोट को बंटवारा करके 2019 के जैसा मत करना कि सभी को सलीम साहब को वोट दे दिया और बीजेपी जीत कर रह गया। बीजेपी का भी एजेंट बनकर आपके पास आता है कि ये अली इमरान राम शकलिया का लड़का है, घर का लड़का है, हमारा मुसलमान लड़का है, तुम लोग मुसलमान को वोट दो। इस बहकावे में मत आइएगा। ये एजेंसी का काम बीजेपी कर रहा है ताकि हमारा वोट बच जाए और वो जीत के निकल जाए। ये सोचिएगा आप लोग, घर घर इस बात को फैलाइएगा, इस बार भूल मत कीजिएगा। दीदी ने इस बार जो कैंडिडेट हमारे किशन कल्याण भाई को यहाँ पे भेजा है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा इंसान है। आज ये बहुत मेहनत भी करता है, आज सबों से दिल मिलाकर ये बात भी करता है। ये बीजेपी से जीते थे जरूर, लेकिन बीजेपी का ये कभी इसके अंदर खून नहीं था, ब्लड नहीं था। इनके फादर फौज में थे, वहां से वो टीएमसी का काउंसलर थे हम लोगों के जमाने में। जब इस बार उनको टिकट टीएमसी नहीं दिया तो बीजेपी वाला आके खड़ा हो गया कि मेरा टिकट ले लो। लेकिन देखा यह गया कि कल्याणी जी अगर जीता है तो रायगंज के लोगों ने कल्याणी जी को उनको देखते हुए वोट दिया था, न ही कि कोई बीजेपी के सिंबल को वोट किया था, पार्टी को वोट नहीं किया था इनको देखते हुए। क्यों? ये आदमी ऐसा है। जब ये 2-4 महीने रहे तो देखने के बाद देखा कि बीजेपी का नीति कितना खराब है। एक दूसरे से अलग करने का नीति है, सांप्रदायिक दल का नीति है। यहाँ पर एक दूसरे का दुश्मनी कराता है, लड़ाता है, बर्बाद कराता है। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई उन्नयन नहीं। इन्होंने देखा कि एक दीदी है जो घर घर में उन्नयन पहुंचाती
आती है, एक दीदी है जो सबों को सहारा देने के लिए खड़ी है। इन्होंने जिनका दिल नहीं माना कि दीदी का दामन पकड़ा, क्योंकि मैं जब जीता हूँ रायगंज वालों, मैं जीतता आया हूँ, आपने भेजा है, तो जाहिर सी बात है आपकी उन्नयन, आपकी तरक्की मेरे हाथों से होने का एक आप लोग आशा रखते हैं। तो दीदी के जरिए से ही हम आप लोगों को ये उन्नयन और तरक्की दे सकते हैं। यही सोचकर कल्याणी भाई दीदी का हाथ पकड़ा और दीदी का हाथ पकड़ने के बाद रायगंज को देखिए बिल्कुल सजा दिया है। आज वो रायगंज जहां पर 62,000 वोट बीजेपी पाया था, आज सारा का सारा बीजेपी वोट कल्याणी भाई के नाम पर खड़ा हो गया है। कल्याणगंज में जाकर देखिए, जहां पर 60,000 वोट लीड पाया था, आज कल्याणगंज में बीजेपी को चाहने वाला कोई नहीं है। कल्याणी भाई के नाम से जय जयकार हो रहा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दीदी ने एक ऐसा कैंडिडेट आपके पास भेजा है, एक ही उम्मीद, एक ही आशा पर कि जाके बोल दो चाहे अपने पंडित वंश के लोगों से कि अगर उनके घर घर में तरक्की पहुंची है, मुझसे अगर हमारी जनता खुश है, तो मेरा शुक्रिया अदा वो ऐसा करे कि कल्याणी भाई का जब सिंबल आए वो बस वहां पर बटन टिपेगा, उनका शुक्रिया हमको मिल जाएगा, धन्यवाद मिल जाएगा। यही कहते हुए मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। और आज हमारे जितने भी इलेक्टेड यहाँ पर इंडिपेंडेंट कांग्रेस के कुछ ग्राम पंचायत के मेंबर यहाँ पर अपने बलबूते पर जीत के आए हैं, सारे लोग उनके साथ रहे तभी वो जीत कर आए हैं। आज उनका सब स्वागत के साथ उनका यहाँ पर योगदान होगा, कल्याणी भाई के हाथ से होगा, मेहता प्रदीप के हाथ से होगा। हमारे जितने भी यहाँ के स्थानीय लीडर्स हैं, बहुत ही पुराने सीनियर लीडर जहीर भाई जैसे लोग मौजूद हैं, जमील भाई जैसे लोग मौजूद हैं, साहिर साहब जैसे मौजूद यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे सारे लोग मौजूद हैं, आरिफ साहब जैसे मौजूद हैं। आप सबों के सामने में मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पर जो नौजवान अपने बलबूते पर आप लोगों के खिदमत के लिए, आप लोगों के सहारा के लिए खुद को इंडिपेंडेंट जीत कर आए हैं, आप लोगों ने जिताया है। आज वो लोग टीएमसी का झंडा पकड़कर फिर से वो दीदी का सैनिक बनना चाहते हैं और दीदी का सैनिक बनकर आपके घर घर पे वो सेवा करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि ज्वाइनिंग से पहले मैं उन सबों के नाम पर एक नारा चाहता हूँ कि आप लोग उनके नारे, उनके नाम के जरिए से उनके लिए उनका हौसला और जज्बा बढ़ाने के लिए एक ही बात है कि ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, अभिषेक बाबू, अभिषेक बाबू, टीएमसी पार्टी, टीएमसी पार्टी, अब्दुल करीम साहब, अब्दुल करीम साहब, कन्हैया जी, कन्हैया जी, और हमारा कैंडिडेट और आपका कैंडिडेट दीदी का प्रार्थी कृष्ण कन्हैया भाई जिंदाबाद। तो जुबैर साहब, आपसे दरखास्त है कि हमारे जितने भी कैंडिडेट यहाँ सामने आए, झंडा पकड़े और कृष्ण कल्याणी भाई के मुबारक हाथ से वो झंडा पकड़ के पार्टी में ज्वाइन करें। उसके बाद हमारे कल्याणी भाई का 2-4 बात जो मन का बात है आपके सामने में रखेंगे और आप उनकी बातों को सुनकर जाइएगा। युवा इंडिपेंडेंस से जीते हुए अली अकबर, आइए हाँ बाबुल साहब, जहीउद्दीन भाई, जमील भाई सब आ जाए बाहर। आरिफ साहब, ज्वाइनिंग हो रहा है ना, इसलिए सामने का अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारे रायगंज 5 नंबर थोड़ा सा আমরা সামনে থাকি। আপনার हमारे वार्ड मेंबर और समिति मेंबरों को पार्टी में ज्वाइन करना है। पीछे जाओ, पीछे आप लोग सब अपनी जगह पे बैठ जाएं।
आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपनी जगह पे बैठ जाएं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सुने कि हमारे सीनियर लीडर ने एक शेर बनाया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आज हम लोग बंद हो गया है। आज हम लोग सब कोई जो है, जितने मेंबर था, ये सारे लोग हमारे जिला परिषद मेंबर जावेद अख्तर महाशय के नेतृत्व में, बंद हो गया है। जावेद अख्तर साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पर ज्वाइनिंग हुआ। उसके साथ ही साथ हम लोग का गौरव बाबू था, उसके भी नेतृत्व में मौजूद में ज्वाइनिंग हुआ। क्या हुआ? तो लिहाजा आप लोग देखें, हम लोगों का ज्वाइनिंग प्रोग्राम कंप्लीट हुआ। इससे पहले आप लोग कुछ सुन रहे थे कि कोविड में यानी कोरोना से लेकर आज तक लंगर खाना किसने चालू कर रखा है रायगढ़ में, वो हमारे कैंडिडेट किसने कल्याण महाशय आज भी चल रहा है। अब ये सोच सकते हैं वहां कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं, सब कोई वहां पे जाके खाता है। हर रोज 5 से 7 हजार आदमी का हर रोज का इंतजाम 3 टाइम का आज तक चल रहा है। ये महान हस्तियां हम लोग के सामने है। आप लोग सोच सकते हैं, आज हमारे उत्तर दिनाजपुर की तरफ एक भी इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ का जितने एमपी था, कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं किया है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग तो अपने कुबेर का खजाना आपके हाथ में देंगे, लेकिन आपको आज इस मंच से वादा करना पड़ेगा कि आप तो इंशाल्लाह जीतेंगे, लेकिन जीतने के बाद एक इंडस्ट्री यहाँ करेंगे आप। तो आइए आप लोगों के सामने, अगर हमारे कृष्ण कल्याणी साहब महाशय जीत जाता है तो हम लोग का जो बेकार बच्चे दिल्ली मुंबई जा रहा है, दर की ठोकर खा रहा है, उन लोगों का काम हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में होगा। तो मैं आप लोगों के सामने अभी दावत सकून देना चाहता हूँ। हमारे आने वाले रायगंज लोकसभा 5 नंबर के 3 नंबर पार्टी के हक राजीद उम्मीदवार कृष्ण कल्याणी महाशय, उसका इंपॉर्टेंट वक्तव्य देने के लिए गुजारिश कर रहा हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत है हम लोग। जिंदगी एक शतरंज की खेल की तरह है। जिंदगी एक शतरंज की खेल की तरह है। उठाया हुआ कदम अपने पीछे हटा नहीं सकते, लेकिन आने वाला कदम अपने बेहतर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पहले जो कदम उठाया था उसको हटा नहीं सकते, क्योंकि यहां से बीजेपी की देवश्री चौधरी जीत के चली गई। हम लोग उनका विनिंग सर्टिफिकेट काट नहीं सकते, लेकिन आने वाला कदम अभी फिर आप लोग के पास अपॉर्चुनिटी आया है। जो अपना कदम को सुधार लीजिए और बेहतर चाल दीजिए, जिससे दाव बेहतर हो और बाजी हमारा हो। क्योंकि दोस्तों, ये लोकसभा का निर्वाचन साधारण निर्वाचन नहीं है। ये लोकसभा का निर्वाचन आपका घर बचाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन आपका जमीन बचाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन आपका नौकरी बचाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन आपका सरकारी अधिकार से अब वंचित ना हो जाए उसको बचाने का निर्वाचन है। ये निर्वाचन अपना परिवार को सुरक्षित रख पाए उसका निर्वाचन है। क्योंकि आप लोग जैसा जानते हैं, बीजेपी सरकार, षड्यंत्रकारी सरकार देश में एनआरसी और सीएए लागू करना चाहती है। तो देश में एनआरसी और सीएए अगर लागू हो जाता है, जो आप लोग कोई 40 बरस से, कोई 50 बरस से, कोई 60 बरस से ये बंगाल के, ये समझ लीजिए पंडित पोटा के पवित्र भूमि में आप लोग जो यहाँ पे रह रहे हो, तो अचानक से अगर एनआरसी अगर लागू हो जाता है या सीए लागू हो जाता है, आपसे 1972 साल का प्रमाण पत्र मांगा जाएगा।
अगर 1972 साल का प्रमाण पत्र आपको नहीं, आपके पास नहीं है, तो आपको डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाएगा और उसके बाद जो मुल्क से आए थे वो मुल्क में भेजने का प्रोसेस किया जाएगा। तो आज 1972 का प्रमाण पत्र 95% आदमी के पास नहीं है। मैं एमपी कैंडिडेट हूं, मेरे पास भी नहीं है। तो आज ये बताइए, आपके पास राशन कार्ड है, आपके पास वोटर कार्ड है, आपके पास आधार कार्ड है, आपके वोट से मुख्यमंत्री बना, आपके वोट से प्रधानमंत्री बना, आप राशन से राशन उठा रहे हो, हाँ, तो अचानक से ये एनआरसी और ये सीए लागू करने का क्या जरूरत है? साधारण आदमी साधारण हिसाब से तो जीवन यापन कर रहा है। दोस्तों, इसका उद्देश्य हम यही बोलेंगे नेक नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो आज अगर ये एनआरसी और सीए के लिए कोई अगर लड़ रही है तो एक ही व्यक्ति है, वो जब तक जिंदी है और जब तक वो बोली है उनके शरीर में एक बूंद भी खून होगा, तब तक बंगाल में एनआरसी और सीए लागू नहीं हो। आज वही ममता बनर्जी, मेरे बंगाल की लड़ाकू नेत्री, जो नेत्री इतिहास रच दी थी, 34 साल का बांध का कुशासन जिन्होंने उखाड़ के फेंक दिया, वो ममता बनर्जी आपके लिए लड़ रही है और मेरे को एक सैनिक बना के ये रायगंज 5 नंबर लोकसभा केंद्र में भेजी है। जे तुम जाओ वहां से जीत के आओ, हमको बंगाल में 42 सैनिक चाहिए। तो आज मैं अगर जीत के जाता हूं तो समझ लीजिए मैं ममता बनर्जी का तलवार और ढाल का काम करूंगा। तो आप लोग चाहते हैं ममता बनर्जी का तलवार मजबूत हो, ढाल मजबूत हो, चाहते हैं ना? तो ये अधिकार की लड़ाई है ना, घर बचाने की लड़ाई है ना, और ये अपना परिवार बचाने की लड़ाई है। तो हम यही बोलेंगे, जो कोई भी कैंडिडेट हो सकता है माइनॉरिटी से खड़े हुए, जो जावेद भाई बोल रहे थे, विक्टोर, जो चाकुलिया छोड़ के कभी कहीं निकला नहीं, और चाकुलिया में भी उनका 2021 का चुनाव में जमानत जब्त हो गया, और वो जो पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से है, वो कांग्रेस पार्टी का एक भी एमएलए पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिसका एक एमएलए नहीं है, जिसका जमानत जब्त होता है, वो आदमी कभी जीत पाएगा? जीत सकता है? मोहम्मद सलीम को 1,82,000 वोट मिला था 2019 में, तब उस टाइम उससे पहला निर्वाचन में वो रनिंग एमपी कैंडिडेट थे। दीपा दास मुंशी मतलब नियर बाई कंटेंडर थी, तब मोहम्मद सलीम को 1,82,000 और दीपा दास मुंशी को 82,000 वोट, दोनों को मिलके 2,64,000 वोट मिला था। और हमारे प्रार्थी कन्हैया लाल अग्रवाल 60,000 वोट से हारे थे। तो समझ लीजिए वो 2,64,000 वो वोट टीएमसी का था या नहीं था? था नहीं था। तो वो 2,64,000 वोट अगर टीएमसी में पड़ता तो हमारे कैंडिडेट कन्हैया लाल अग्रवाल 2 लाख वोट से जीतते, और वो कन्हैया लाल जीतते, टीएमसी का कैंडिडेट जीतते, तो यहाँ पे काम भी होता है। यहाँ से जो जीती है देवश्री चौधरी, वो जीतने के बाद ये सब जगह में कभी आई है? आप लोगों ने कभी देखा है? कभी नहीं देखा। मैं रायगंज का विधायक 3 साल मैं विधायक रहा, उसके बाद मैं लोकसभा नॉमिनेशन से पहले विधायक से रेजिग्नेशन दे दिया, पीएससी का चेयरमैन था,
उससे भी रेजिग्नेशन दे दिया। री एडवाइजरी कमेटी का वाइस चेयरमैन था, उससे भी रेजिग्नेशन दे दिया। आपका रोगी कल्याण का वाइस चेयरमैन था, उससे भी रेजिग्नेशन दे दिया। ये सबसे रेजिग्नेशन नहीं देने से भी चलता, कोई सरकारी कानून बाध्यता नहीं था, लेकिन मैं दिया क्योंकि मैं आम आदमी के बीच में आम आदमी बन के जाऊंगा, आम आदमी बन के वोट पाऊंगा। तो आज आप लोग जो बैठे हुए हो आम आदमी हो, मैं भी एक आम आदमी हूं। लेकिन मैं जब विधायक था 3 साल, हर साल मैं अपना रिपोर्ट कार्ड बनाता था और मेरे जो रायगंज के जन्म निवासी है उनको उनके घर में जाके देके आता था। 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चल के मेरा कर्म सूचिता होता था, विधायक अपने दौड़ जाए, मतलब विधायक आपके दरवाजे पे। तो वो रिपोर्ट कार्ड लेके मैं लगातार 3 साल मैं रायगंज वासी को दिया। और मैं बताना चाहता हूं, एक एमएलए डेवलपमेंट के लिए हर साल 70 लाख रुपया मिलता है डेवलपमेंट करने के लिए अपना एरिया में। लेकिन मैं लास्ट ईयर मेरे विधानसभा में 97 करोड़ का डेवलपमेंट किया हूं, 97 करोड़ का मेरे विधानसभा। और 3 साल में मैं रायगंज विधानसभा में 200 करोड़ का काम किया हूं, 200 करोड़। आज एक एमपी को डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ मिलता है, 5 करोड़ मिलता है, 5 साल में 25 करोड़ मिलता है। आप दिखाइए तो 25 करोड़ का पंडित फोटा में कोई नहीं। आप 5 ऐसा कुछ बताइए जो देवश्री चौधरी किया, कुछ किया, एक भी नहीं किया, मतलब वोट लिया है और चली गई है। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, ये कृष्ण कल्याणी कुछ लेने के लिए राजनीति में नहीं आया है, ये कृष्ण कल्याणी देने के लिए आया है, देने के लिए। अल्लाह ताला ईश्वर के मेहरबानी से जो मांगा भी नहीं था वो भी मिला। मेरे अभी संचालक भाई साहब बोल रहे थे, जो आप वायदा कीजिए कि पंडित पोता में आप रोजगार का व्यवस्था करेंगे, कोई फैक्ट्री लगवाएंगे। तो मैं संचालक भाई के माध्यम से आप सबको बताना चाहता हूं, जुबेद भाई को बताना चाहता हूं, जो कल्याणी ग्रुप में 5000 आदमी काम करते हैं और 5000 आदमी को हमने रोजगार दिया है। और हर साल हम लोग संकल्पबद्ध है, जो हर साल हम 300 करके अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट, मतलब रोजगार व्यवस्था हम लोग बढ़ा रहे हैं। उसके लिए हर साल कल्याणी ग्रुप का कोई ना कोई यूनिट आता है, बैठता है। क्योंकि इसके पीछे में जो रीजन था वो थोड़ा बता देता हूं। 2013 में मेरा दुबई में एक्सीडेंट हुआ था। मैं 30 फीट ऊंचाई से गाड़ी लेके गिर गया था, तो बचने की उम्मीद काफी कम थी। मेरा कमर का स्पाइन का L1 L2 फ्रैक्चर हुआ था। तब हमको माने एयर एम्बुलेंस से इंडिया ला के ट्रीटमेंट कराने वाले थे, लेकिन वहां के दुबई के डॉक्टर ने बताया आप एयरपोर्ट तक जाएंगे तो आपका पैरालाइसिस हो जाएगा और आपका ऑपरेशन कल सुबह ही करना बहुत जरूरी है। तो मैंने उनसे बोला अभी आप ही मेरे मसीहा हो, जो करना है आपको करना है, कहाँ सिग्नेचर लगेगा वो सिग्नेचर मैं करवा दूंगा। तो अल्लाह ताला के आशीर्वाद से मैं आप लोग के साथ सामने खड़ा हूं और एक स्वाभाविक व्यक्ति के हिसाब से जीवन यापन व्यतीत कर रहा हूं। तो उस दिन मेरे जिंदगी में मतलब जो सोच होता है वो सोच मेरा बदल गया, क्योंकि उससे पहले मेरे गंगारामपुर में सिर्फ एक ही फैक्ट्री था। हम लोग व्यापारी थोड़ा डिफेंसिव होते हैं, रिस्क नहीं लेंगे, बस एक फैक्ट्री से इनका भोरा कमाई हो रहा, मेरा चल जा रहा है।
तो डिफेंसिव हो जाती है। लेकिन वो 2013 5 सितंबर मेरे को हिला के छोड़ दिया। 7 सितंबर को जब मेरा ऑपरेशन हुआ और वो सक्सेसफुली हो गया, दूसरा ऑपरेशन 16 तारीख को हुआ, तो उस दिन दिमाग में आया जो हम, मेरे में इतना क्षमता नहीं है जो हम किसी को जिंदगी दे, लेकिन ईश्वर जिसको जिंदगी दिया उसके लिए अगर रोजगार व्यवस्था कर दे तो यही मेरा मतलब अल्लाह से, ईश्वर से मेरा प्रति एक श्रद्धांजलि होगा जो उन्होंने मेरे पर कृपा किया। तो उस टाइम से कल्याणी ग्रुप में उससे पहले तक 1200 एम्प्लॉय थे, आज के दिन में 5000 से ऊपर एम्प्लॉय हो गए। तो राजनीति में भी आए। कोरोना के टाइम से जब हमने सोशल वर्क चालू किया तो देखा समाज में बहुत कष्ट है। इतने सारे कष्ट एक अकेला व्यक्ति निवारण नहीं कर सकता। एक राजनीतिक ग्राउंड चाहिए जहां पे अपने आदमी का सेवा कर सकते हैं, इलाका का उन्नयन कर सकते हैं। तो उस वजह से आज वो बोल रहे थे जमीन भाई जो लंगर खाना चला रहे हैं, हाँ अन्नपूर्णा भंडार, मेरा एक रोटी का गाड़ी चलता है। कुछ लोग बोले थे 10 दिन बाद बंद हो जाएगा, 50 दिन बाद बंद हो जाएगा, 100 दिन बाद बंद हो जाएगा। आज 910वां दिन है, डेली 4000 आदमी रोटी सब्जी खाता है और डेली सहायता लेता है। और आज ये मंच से मैं अनाउंस करना चाहता हूं, अगर मैं सांसद बन के आ गया तो इस्लामपुर सब डिवीजन में भी एक वैसा रोटी सब्जी का गाड़ी मैं दूंगा। तो आप लोग से यही गुजारिश है, और विशेष करके मेरे माताओं, दीदी, बहनों, जो आप उन लोग के लिए तो ममता दीदी ने बहुत कुछ की है। लखीर भंडार, कन्याश्री, रूपोश्री सब कुछ कर दिया। आज जहां पे मोदी सरकार 2014 में जब इलेक्शन लड़ रहे थे तब उन लोग बोल रहे थे महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई हटाएंगे और मैं चौकीदार बन के काम करूंगा। तो वो कैसा चौकीदार बन के काम कर रहे हैं? देखिए 2014 में गैस सिलेंडर का दाम था 412 रुपया, अभी वही गैस सिलेंडर आपको घर में घुसाने के लिए 1100 रुपया देना पड़ रहा है। उस टाइम केरोसिन तेल का दाम था 25 रुपया, अभी वही केरोसिन तेल 85 रुपया में लेना पड़ रहा है। बहनों, माताओं लोग अब केरोसिन मतलब राशन से नहीं उठाती है। तो ये जो भी कुछ बोले हैं मोदी जी, सब जुमला बोले हैं। 15 लाख रुपया अकाउंट में घुसा देंगे, 1 रुपया भी नहीं। तो ये जुमलाबाजी, तानाशाही सरकार को गिराना है, इसलिए बीजेपी को हटाना है। इसीलिए बीजेपी हटेगी तो एनआरसी हटेगी। तो एनआरसी हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए कोई भी वोट कटवा दो, मतलब आप बीजेपी का A टीम कांग्रेस है, B टीम सीपीएम है, एक वोट कांग्रेस को देना मतलब बीजेपी को उसका जीत का रास्ता तैयार करना। एक वोट बीजेपी कांग्रेस को देना मतलब एनआरसी आपके इलाके में लागू होना। आज अगर समझ लीजिए 20 से ज्यादा सांसद अगर जीत जाता है तब बीजेपी प्रेशर करेगा बंगाल में एनआरसी लागू करने के लिए। तो आज सिर्फ रायगंज नहीं, जहां पे आपका रिलेटिव है बंगाल के कोने कोने में आप लोग बात कीजिए, फोन कीजिए, सबको समझाइए, आपके इलाका में भी समझाइए, आपका रिश्तेदार को भी समझाइए। जो सिर्फ रायगंज नहीं पूरे बंगाल में एनआरसी बचाने के लिए एकमात्र विकल्प तृणमूल कांग्रेस है, और वो तृणमूल कांग्रेस में वोट दीजिए। यहाँ से बीजेपी को भगाइए, एनआरसी को भगाइए। सब करना करेंगे तो आप लोग। तो आज कृष्ण कल्याणी को ममता बताएगा सैनिक बना के भेजेंगे तो दिल्ली पक्का सब कोई। तो फिर आप अगर दिल्ली भेजेंगे तो आप लोग को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। क्या मेहनत करना पड़ेगा? आप लोग को कृष्ण कल्याणी बनना पड़ेगा। आप होंगे कृष्ण कल्याणी, आप होंगे कृष्ण कल्याणी, वो माता होंगी कृष्ण कल्याणी। हर घर में कृष्ण कल्याणी होना चाहिए, और हर घर में जब कृष्ण कल्याणी होगा तो बेटा लोग कभी हारता नहीं।
तो आज से कृष्ण कल्याणी आपका घर का बेटा है तो कृष्ण कल्याणी के लिए आवाज उठाएंगे तो एनआरसी को भगाएंगे तो बीजेपी को हराएंगे तो मेरे साथ एक बार खड़ा होकर सब कोई मेरे गले से गले मिलाइएगा और बोलिएगा महामती मानुष जिंदाबाद से बोलिए तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी और अभी हम लोग बंगाल के भूमि में है तो बंगाल के लिए नारा करेंगे सब कोई हाथ एक साथ उठा के जोर से बोलिएगा जय बंगला 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 तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हमारे कैंडिडेट कृष्ण कल्याणी महाशय का। एक बार आपको मेरे सुर से सुन जाइए।